विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। वन लाइनर, स्पीडी ब्रह्मास्त्र। प्राचीन भूगोल का जनक कौन माने जाते हैं? हिक्केटियस। प्राचीन भूगोल का जनक माने जाते हैं हिक्केटियस। भूगोल शब्द कहाँ से लिया गया? भूगोल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का पिता इराटोस्थनीज को ही कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता इराटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता है अनेक्जिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने किया? भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने किया। भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने किया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो 3 परतों में विभाजित है। भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो 3 परतों में विभाजित है। भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भूपर्पटी या क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग जो है वो भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। भूपर्पटी जो है वो बना हुआ होता है कौन से चट्टानों से? भूपर्पटी बना हुआ होता है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पटी बना हुआ होता है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? भूपर्पटी की मोटाई 34 किलोमीटर है। भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण हुआ होता है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। भूपर्पटी या क्रस्ट जो होता है उसको सियाल परत भी कहा जाता है क्योंकि वह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। मेंटल का निर्माण होता है सीमा से। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, अतः इसे सीमा कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे जो मेंटल होता है वह मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ होता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। और मेंटल की मोटाई जो है वो लगभग 34 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक होता है। मेंटल की मोटाई 34 से 2900 किलोमीटर तक होता है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है वह क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है वो क्रोड कहलाता है। क्रोड की मोटाई 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक होता है। क्रोड की मोटाई 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक होता है। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा से। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा से, अतः इसे निफे भी कहा जाता है। क्रोड को क्या कहा जाता है? निफे। असंबद्धता क्या होता है? पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है उसको असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित विभिन्नता कहलाती है क्या? तो ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको कोनाड असंबद्धता कहते हैं। कोनराड असंबद्धता जो है वो ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। क्रस्ट एवं मेंटल को कौन अलग करता है? क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला कहलाता है मोहो असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला कहलाता है मोहो असंबद्धता।
मेंटल और कोर को अलग करने वाला क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता। मेंटल और कोर को अलग करने वाला कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी एवं निचली कोर सीमा क्षेत्र को अलग कौन करता है? लैहमैन असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचली कोर, ऊपरी कोर एवं निचले कोर को अलग करता है लैहमैन असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करता है कोनराड असंबद्धता। और मेंटल में बीच में वाला कोई नहीं है। लेह कोर में ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करता है लेहमैन असंबद्धता। क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है कौन? क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है मोहो असंबद्धता। और मेंटल और कोर, मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व क्या होता है? भूपर्पट्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व जो है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना है? पृथ्वी का औसत त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों के अपेक्षा अधिक होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व जो है वो ऊपरी परतों के अपेक्षा अधिक होती है। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी की आयु जो है वो निकाली जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत जो है वो कहलाता है स्थल मंडल। स्थल मंडल कितना प्रतिशत है? 29%। स्थल मंडल जो है वो 29% है और जल 71% है। स्थल मंडल 29% है और जल जो है वो 71% है। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल कितना है? 2.5%। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल है 2.5%। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर और उस सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कितनी है? स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर, जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ को कहते हैं चट्टान या सैल। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थ को कहते हैं चट्टान या सैल। चट्टान जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली रूप से 3 प्रकार के: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायोराइट, ये सब जो है वो आग्नेय चट्टान हैं। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में। अवसादी सैलों का निर्माण होता है सैलों के क्षरण से प्राप्त अवसाद के लगातार जमा होने से। सैलों के क्षरण के बाद प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से जो चट्टान बनते हैं उनको अवसादी चट्टान बोलते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांगलोमरेट अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान। डोलोमाइट अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है। कोयला जो है वो अवसादी चट्टान है। कांगलोमरेट एक अवसादी चट्टान है।
पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम जो है वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैलों का निर्माण। कायांतरित शैलों का निर्माण कैसे होता है? तो रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। कायांतरित चट्टान का निर्माण जो है वो रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टान जो है वो अपना रूप बदल करके कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरित चट्टान के उदाहरण कौन है? तो स्लेट। स्लेट एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस। स्लेट जो है वो कायांतरित, संगमरमर भी कायांतरित है, शिस्ट कायांतरित, क्वार्टजाइट या नीस भी कायांतरित चट्टान से बने होते हैं। नीस कायांतरित का रूप क्या है? नीस जो है वो ग्रेनाइट कायांतरित होकर के नीस बनता है। नीस कायांतरित रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का रूप बदल करके ही संगमरमर बनता है। क्वार्टजाइट जो है वो कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर जो है वो बदल करके क्वार्टजाइट बनता है और चूना पत्थर जो है वो कायांतरित करके संगमरमर बनता है और ग्रेनाइट क्या बनता है? नीस। स्लेट रूपांतरित या कायांतरित रूप है किसका? स्लेट जो है वो सैल का है। स्लेट किसका रूपांतरित है? सैल का। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में। आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है। ज्वालामुखी है धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलता है। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला हुआ पदार्थ जो है वो लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलता है, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र जो है वो क्या कहलाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? कैलडेरा। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र जो है वो क्या कहलाता है? कैलडेरा। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्या? कैलडेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा बाहर आता है तो लावा बन जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ जो होता है वो मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसको क्या कहते हैं? धुआंरे। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसको धुआंरे कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? ग्रेसर। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं तब उसे ग्रेसर कहते हैं। ओल्ड फेथफुल क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित एक ग्लेशियर है, उसी को ओल्ड फेथफुल कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित एक ग्लेशियर है, उसको ओल्ड फेथफुल कहा जाता है। हजारों धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है? अलास्का। अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है हजारों धुआरों की घाटी। अलास्का जो है वो अमेरिका में है। प्रकृति का सुरक्षा भाल्व किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा भाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो अस्ट्रोम्बोली, एटना, कोटोपैक्सी, मौना लोवा। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली।
एटना ज्वालामुखी कहाँ है? एटना ज्वालामुखी है इटली में। एटना ज्वालामुखी इटली। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर। मौना लोआ ज्वालामुखी है हवाई द्वीप अमेरिका में। मौना लोआ ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप अमेरिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है वो इटली में लेपारी द्वीप पर स्थित है। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में लेपारी द्वीप पर स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन सा है? तो फ्यूजियामा, विसुवियस, मेयन, क्राकाटोवा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली। मेयन ज्वालामुखी कहाँ? मेयन ज्वालामुखी है फिलीपींस में। क्राकाटोवा ज्वालामुखी कहाँ है? क्राकाटोवा ज्वालामुखी सुंडा जल डमरू मध्य में। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी हो गया जापान, विसुवियस ज्वालामुखी इटली, मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस, क्राकाटोवा ज्वालामुखी सुंडा जल डमरू मध्य। शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? शांत ज्वालामुखी है किलिमांजारो, कोह सुल्तान, पोपा, चिम्बराजो। किलिमांजारो ज्वालामुखी कहाँ है? अफ्रीका में। किलिमांजारो ज्वालामुखी अफ्रीका। कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान में पाया जाता है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार। चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में। तो किलिमांजारो ज्वालामुखी हो गया अफ्रीका में, कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार, चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में पाया जाता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है कोटोपैक्सी, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप पर। माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप पर। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू ज्वालामुखी, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है क्या? भूकंप। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप। भूकंप का अध्ययन कहलाता है क्या? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने स्केल पर। रिक्टर पैमाने स्केल पर, जिसकी खोज 1935 में किया गया था। रिंग्स ऑफ फायर कहाँ है? रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। यह भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है।
सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सागरीय भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। हिंद महासागर में सुनामी आई थी कब? 26 दिसंबर 2004 को। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भूकंपीय तरंगे होती है कैसी? भूकंपीय तरंगे होती है 3 प्रकार की। भूकंपीय तरंगे जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। प्रारंभिक तरंगे क्या कहलाती है? पी तरंग। प्रारंभिक तरंगे कहलाती है पी तरंग। पी तरंगे होती है कैसी? अनुदैर्ध्य। पी तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ होती है। पी तरंग अनुदैर्ध्य होती है और एस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ होती है। और एल तरंग जो है वो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरह की होती है। एल तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरह की होती है। धरातल तक सीमित होती है क्या? एल तरंगे। धरातल तक सीमित होती है एल तरंगे। एल तरंगे जो है वो धरातल तक सीमित होती है। ठोस, तरल तथा गैस। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकता है कौन? पी तरंगे। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है पी तरंगे। ठोस, केवल ठोस माध्यम से गुजरती है कौन? एस तरंगे। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंगे। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सबसे कम गति और आवृत्ति किसकी होती है? एल तरंगों की। सबसे कम गति और आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी होती है कौन? एल तरंगे। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं एल तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन पहुंचती है? पी तरंगे। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहाँ? प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है क्या? पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? कौन सा है? अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत तो अरावली है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली था, अभी भी है। पर्वत के प्रकार एवं प्रमुख प्रकार। तो पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वत होते हैं, यानी भ्रंशोत्त ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, मोड़दार या वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक या भ्रंशोत्त पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, मोड़दार या वलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, साल्ट रेंज, सिएरा नेवेदा। सतपुड़ा पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वत है जो कि भारत में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट भी एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है जो कि जर्मनी में पाया जाता है। वासजेस जो है वो ब्लॉक पर्वत है। वासजेस ब्लॉक पर्वत है जो कि फ्रांस में पाया जाता है। साल्ट रेंज एक ब्लॉक पर्वत है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में पाया जाता है। सिएरा नेवेदा ब्लैक पर्वत है। सिएरा नेवेदा जो है वो यूएस में पाया जाता है। तो सतपुड़ा भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वासजेस फ्रांस में, साल्ट रेंज पाकिस्तान, सिएरा नेवेदा पाया जाता है यूएसए में।
विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सिएरा नेवादा। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सिएरा नेवादा, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली। ब्लॉक पर्वत के बीच का जो धंसा भाग होता है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है वो जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि जाम्बेजी नदी तक है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं विंध्याचल, अरावली, यूराल। विंध्याचल और अरावली तो भारत में है, यूराल पर्वत जो है वो यूरोप में है। मूड़दार या वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो पृथ्वी के संपीड़न से चट्टान के मुड़ने से जो पर्वत बनता है, पृथ्वी के संपीड़न से चट्टान के मुड़ने से जो पर्वत बनता है उसको मूड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज। हिमालय जो है वो भारत में है, हिमालय एक वलित पर्वत है जो कि भारत में पाया जाता है। आल्प्स एक वलित पर्वत है जो कि यूरोप में पाया जाता है। रॉकी भी वलित पर्वत के उदाहरण है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और एंडीज जो है वो वलित पर्वत है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो यह मौना लोआ, विसुवियस, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा। मोना लोआ एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि हवाई द्वीप पर है अमेरिका में। विसुवियस भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि इटली में है। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है, इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, जापान में स्थित है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्रों में होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्रों में होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है क्या कहलाता है? पठार। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है पठार कहलाता है। संसार का छत कौन से पठार को कहते हैं? संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार कहा जाता है तिब्बत पठार को विश्व का सबसे बड़ा पठार कहते हैं। मृतक घाटी किसको कहते हैं? मृतक घाटी कैलिफोर्निया को कहते हैं, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है। पंजशीर घाटी किसको कहते हैं? पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में है। मृतक घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में है और पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में है। टेलर घाटी जिसको मृत्यु की घाटी कहते हैं, टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका में। टेलर घाटी जो है वो अंटार्कटिका में है। टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका में है। मृत्यु की घाटी कहा जाता है टेलर घाटी को। सिलिकन वैली कैलिफोर्निया में है। सिलिकन वैली कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। सिलिकन वैली है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। मृतक घाटी भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया चीन में।
गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल किसको कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहा जाता है गोबी मरुस्थल को। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है अटाकामा मरुस्थल को। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिणी अमेरिका के चिली में। अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल किसको कहा जाता है? थार मरुस्थल को। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कहलाता है थार मरुस्थल, जो कि भारत पाकिस्तान में स्थित है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में स्थित है। एशिया का बंजर भूमि, एशिया का बंजर भूमि किसे कहते हैं? थार मरुस्थल को। एशिया का बंजर भूमि कहा जाता है थार मरुस्थल को। एशिया का बंजर भूमि किसे कहते हैं? थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल किसे कहते हैं? दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कहते हैं, दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है कौन सा? थार। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला माकन मरुस्थल जो है वो चीन में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। दस्त ए लूत मरुस्थल, दस्त ए लूत मरुस्थल स्थित है पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर स्थित है प्रशांत महासागर कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? पनामा नहर को। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है पनामा नहर को। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को, जो कि अमेरिका में है। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा प्रवाल द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है कहाँ? सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? समुद्री वनस्पति। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है कि इसमें समुद्री वनस्पति पाया जाता है। सर्वप्रथम सारगैसो सागर को किसने देखा था? सबसे पहले सारगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। सबसे पहले सारगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। महासागरीय मरुस्थल, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया है हिंद महासागर का द्वीप। डियागो गार्सिया एक हिंद महासागर का द्वीप है। महासागरों के सबसे गहरा भाग को महासागरीय गर्त कहते हैं। महासागरों का जो गहरा भाग होता है उसको महासागरीय गर्त कहते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना या चैलेंजर गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना या चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना या चैलेंजर गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है कौन सा? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायामेंटिना अथवा परीखा। डायामेंटिना अथवा परीखा 8047 मीटर
सुंडा या जावा गर्त कहाँ स्थित है? सुंडा या जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। सुंडा या जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। डायामेंटीना अथवा परीखा, डायामेंटीना अथवा परीखा जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज, 90 ईस्ट रीज स्थित है कहाँ? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त कहाँ स्थित है? सैंडविच गर्त स्थित है, सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। सैंडविच गर्त जो है वो स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झीलों में। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झीलों में 300%। 300%। मृत सागर में 238% पाया जाता है। मृत सागर में लवणता 238% पाया जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर यानी डेड सी। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर यानी डेड सी। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ अवस्थित है? ग्रेट साल्ट लेक जो है वो अमेरिका में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक अब अमेरिका में स्थित है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान किसका है? सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता कितनी है? भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% है। अरब सागर में लवणता पाई जाती है कितनी? 36%। अरब सागर में लवणता पाई जाती है 36%। अगर अरब सागर में लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता कितनी है? 30%। बंगाल की खाड़ी में लवणता कितनी पाई जाती है? 30%। बंगाल की खाड़ी में लवणता पाई जाती है 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जल धारा। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड क्या है? ठंडी जलधारा। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड, लेब्राडोर एवं फॉकलैंड जो है वो ठंडी जलधारा है। अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। अंगुलहास धारा कहाँ चलती है? अंगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर में चलती है। अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। हम्बोल्ट धारा या पेरुवियन ठंडी जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर की है। महासागरीय जल का तापमान होता है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक। महासागरीय जल का तापमान होता है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की प्रक्रिया जो है वो ज्वार भाटा कहलाती है। दो ज्वार के बीच समयांतर कितना होता है? दो ज्वारों के बीच का समयांतर जो है वो 12 घंटा 26 मिनट होता है।
दो ज्वारों के बीच का समय जो है वो होता है 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल कितना होता है? ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो आता है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। सभी मौसमी घटनाएं घटती है कि क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं जो है वो घटती है कहाँ? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर घटता है। तो अगर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटेगा, और 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है और 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं कौन से मंडल में? वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान जो है वो उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। यह पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, यानी ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत जो है वो विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत बचाती है पैरा बैंगनी किरणों से। ओजोन परत जो है वो बचाती है पैरा बैंगनी किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? CFC। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होती है? मध्य मंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं जो है वो मध्य मंडल में होती है। रेडियो बेतार संचार संबंध है। रेडियो बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को तो बहिर्मंडल कहते हैं। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं बहिर्मंडल में।
संचार उपग्रह जो भी हैं वो सब स्थित रहते हैं बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन एवं हीलियम। बहिर्मंडल में कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। पृथ्वी पर वायु का गैसीय फैलाव, पृथ्वी पर वायु का गैसीय फैलाव जो है वो वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 0 से 4%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0 से 4%। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है 76 सेंटीमीटर। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायु दाब जो है वो सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब जो है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या संभावना होती है? बैरोमीटर पाठ्यांक जो है जब एकाएक नीचे गिरता है तब आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा जो है वो समदाब रेखा यानी आइसोबार कहलाती है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा समदाब रेखा यानी आइसोबार कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति तो आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। वायु क्या है? वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब पाया जाता है। तो वायु में नाइट्रोजन जो है वो 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन जो कि 0.93% है। 0.93%। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत है सूर्य। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। साफ रात जो है वो मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू गिनी द्वीप जो है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। बर्नियो द्वीप विभाजित है करता है। बर्नियो द्वीप जो है वो विभाजित है इंडोनेशिया में 73%, मलेशिया में 26% और कुछ ब्रुनेई में। बर्नियो द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है और ब्रुनेई में है। इंडोनेशिया में बर्नियो द्वीप का 73% भाग है, मलेशिया में बर्नियो द्वीप का 26% भाग एवं ब्रुनेई में बर्नियो द्वीप का कुछ भाग है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका में। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका में। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका में। ब्लैंक के बीच मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। सीप द्वीप क्या कहलाता है? फेरो द्वीप समूह। फेरो द्वीप समूह को जो है वो सीप द्वीप कहते हैं। जापान का विशालतम द्वीप है कौन सा? होन्शु द्वीप। जापान का सबसे विशाल द्वीप है होन्शु द्वीप। टोक्यो जो कि जापान में है, टोक्यो स्थित है कौन से द्वीप पर? टोक्यो स्थित है होन्शु द्वीप पर। टोक्यो स्थित है होन्शु द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप है उमानंद। विश्व का सबसे छोटा द्वीप है उमानंद, जो कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, जो कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। केप वर्डे द्वीप कहाँ स्थित है? केप वर्डे द्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। केप वर्डे द्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। केप वर्डे द्वीप कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप कहाँ स्थित है? हैती द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है मालदीव। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है किसको? दक्षिण अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को।
श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप कौन सा कहलाता है? अंटार्कटिका। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं पिग्मी, बुशमैन, बुद्दू। पिग्मी जनजाति जो है वो कांगो बेसिन में रहती है। पिग्मी कांगो बेसिन में रहती है। बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं। बद्दू जनजाति जो है वो सहारा मरुस्थल में रहते हैं। रॉक सागर स्थित है अंटार्कटिका महासागर पर। रॉक सागर जो है वो स्थित है अंटार्कटिका महासागर पर। येलोस्टोन पार्क स्थित है। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क एवं मकर रेखा और ये विषुवत रेखा तीनों गुजरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। नई दुनिया कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसको नई दुनिया कहते हैं। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है उसको झील कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, जो कि खारे पानी की झील है यूरेशिया में। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, जो कि खारे पानी की झील है, वह यूरेशिया में है। विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील कौन सा है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि कनाडा अमेरिका के बीच में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील है बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सा है? टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील, जो कि पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सा है? टिटिकाका झील, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील जो है वो टिटिकाका झील है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? मृत सागर झील। विश्व की सबसे नीची झील है मृत सागर झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? वान झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वान झील। झीलों की वाटिका क्या कहलाता है? फिनलैंड। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है कौन? फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। हजार झीलों का देश कौन सा कहलाता है? फिनलैंड। शिकागो है मिशिगन झील अमेरिका में। मिशिगन झील हजार झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। हजार झीलों का देश कौन सा कहलाता है? फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। झीलों की वाटिका किसको कहते हैं? फिनलैंड को। झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को। झीलों की वाटिका फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है कौन? फिनलैंड। हजार झीलों का देश फिनलैंड। शिकागो है मिशिगन झील। शिकागो जो है कहाँ है? शिकागो जो है वो मिशिगन झील पर है। शिकागो मिशिगन झील पर है। अंगुली योनुमा झील क्षेत्र न्यूयॉर्क में है। अंगुली योनुमा झील क्षेत्र जो है वो न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल, जो कि 979 मीटर ऊंचा है। साल्टो एंजल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में स्थित है।
सांटो एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? टूगेला जलप्रपात। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टूगेला जलप्रपात, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है दक्षिण मध्य अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, जो कि दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो अमेरिका और कनाडा में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर है, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। स्टेनली जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। जल डमरू मध्य क्या होता है? जल डमरू मध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा स्थल खंडों को अलग करती है। जल डमरू मध्य जो है जो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है एवं स्थल खंड को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर संधि, और जिब्राल्टर संधि जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर को। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर संधि, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है किसको? जिब्राल्टर जल संधि को। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, और बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता किसको है? आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य, और अलग करता है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? श्रीलंका को भारत से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है वो किसको अलग करती है? डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप जो कनाडा में है, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को अलग करती है डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप जो कनाडा में है उसको अलग करती है। डेविस जल संधि जोड़ती किसको है? डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। डेविस जल संधि जो है वो जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? बाब आल मंडेब जल संधि। बाब अल मंडेब जल संधि जो है वो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सीनाई में। स्वेज नहर जो है वो मिस्र के सीनाई में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को। स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो है वो अटलांटिका को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो अमेरिका में है, अमेरिका द्वारा बनवाया गया था। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर किसको कहा जाता है? विश्व का सबसे व्यस्त नहर कहा जाता है कील नहर को। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कहा जाता है कील नहर को। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर को कहा जाता है। कील नहर जोड़ता है किसको? कील नहर जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से।
कील नहर जो है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है और कील नहर स्थित है जर्मनी में। सू नहर जोड़ता है किसको? सू नहर जो है वो सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ता है। सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ने वाली नहर सू नहर है। सू नहर स्थित है उत्तरी अमेरिका में। करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात दोनों जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आस्वान बांध कहाँ स्थित है? आस्वान बांध जो है वो नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। आस्वान बांध जो है वो नील नदी पर है, अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में। आस्वान बांध का निर्माण 1960 में किया गया था। नूरेक बांध, नूरेक बांध का निर्माण किया गया है तजाकिस्तान में बक्स नदी पर। नूरेक बांध का निर्माण किया गया है तजाकिस्तान में बक्स नदी पर। ओरोविले बांध, ओरोविले बांध अमेरिका में फीदर नदी पर है। ओरोविले बांध जो है वो अमेरिका में फीदर नदी पर है। प्रवाल भित्तियाँ हैं क्या? प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। प्रवाल भित्तियाँ जो है वो समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्माण होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ एवं स्विट्जरलैंड, क्वींसलैंड। ग्रेट बैरियर रीफ एवं क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ एवं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी हो जो है वो अधिक वर्षा होगी। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाला रेखा क्या कहलाता है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाले रेखा आइसोहाइट या समवर्षा रेखा कहलाता है। आइसोहाइट या समवर्षा रेखा कहलाता है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। वर्षा मापने का यंत्र क्या है? रेन गेज या प्लूवियोमीटर। प्लूवियोमीटर वर्षा मापने का यंत्र है। रेन गेज या प्लूवियोमीटर वर्षा मापने का यंत्र है। रेन गेज या प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं पच्छाभ मेघ। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं पच्छाभ मेघ। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं पच्छाभ मेघ। मोती की माला कहलाता है क्या? पच्छाभ मेघ। मोती की माला कहलाता है पच्छाभ मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है वर्षा मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है वर्षा मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित है बादल निम्न ऊंचाई पर स्थित है बादल मेघ वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है। गोभी के फूल जैसा कौन दिखता है? कपासी मेघ। कपासी मेघ जो है वो गोभी के फूल के जैसा दिखता है। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तानों में बादल जो है वो क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। वर्षा के प्रमुख प्रकार है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होता है? सर्वाधिक वर्षा होता है विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर।
विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है समवहनीय। विषुवतीय प्रदेश में कैसी वर्षा होती है? समवहनीय वर्षा। शीतोष्ण प्रदेशों में कैसी वर्षा होती है? शीतोष्ण प्रदेशों में चक्रवाती वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में चक्रवाती वर्षा होती है। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। संवहन के कारण ही लैंड एवं सी ब्रिज बनता है। चक्रवात में होते हैं क्या? चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्रों यानी कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवात क्या कहलाता है? अयनवर्ती क्षेत्रों कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अयनवर्ती क्षेत्रों कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली विली। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वह ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाने जाते हैं। चीन में कहा जाता है टाइफून। चीन में टाइफून कहा जाता है। अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। अमेरिका में हरिकेन। भारत में चक्रवात कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में कहा जाता है टाइफून, अमेरिका में कहा जाता है हरिकेन, भारत में कहा जाता है चक्रवात। टारनेडो क्या है? टारनेडो क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान है। टार्नेडो जो है वो उष्णकटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। अमेरिका के कैरिबियन सागर में जो तूफान उठते हैं उष्णकटिबंधीय तूफान, उनको टार्नेडो कहा जाता है। टार्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल का। टार्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल। टार्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहती मैदान भाग मिसिसिपी क्या कहलाता है? टार्नेडो एली। टार्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदानी भाग मिसिसिपी को टार्नेडो एली कहते हैं। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। हरिकेन जो है वो उठते हैं कहाँ? अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। टाइफून जो है वो उठते हैं प्रशांत महासागर में। पवन चलती है उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। पवन जो है वो उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से चलती है। फेरल के नियम संबंधित है पवन की दिशा से। फेरल के नियम संबंधित है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री। पछुआ पवन जो है वो चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। पछुआ पवन जो है वो चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गरजता 40 प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या कहलाता है? कहा जाता है पछुआ पवन को गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 पछुआ पवन को कहा जाता है। व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र में यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में भूमध्य सागर की ओर। व्यापारिक पवनें चलती हैं 30 से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर, यानी व्यापारिक पवनें जो है वो चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है कहाँ की? मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस की। मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली की। मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमट्टन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। हरमट्टन पवन जो है वो सहारा रेगिस्तान में चलती है।
डॉक्टर पवन जो है वो हरमट्टन पवन जो गिनी तट पर चलती है। डॉक्टर पवन हरमट्टन पवन ही है जो गिनी तट पर पवन चलती है, उसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। सीमुक पवन कहाँ चलता है? अरब रेगिस्तान में। सीमुक पवन जो है वो अरब रेगिस्तान में चलता है। तो स्पेन एवं फ्रांस में जो पवन चलता है उसका नाम हो गया मिस्ट्रल। उत्तरी इटली में जो पवन चलता है उसका नाम है मैस्ट्रेल। सहारा रेगिस्तान में जो पवन चलता है उसका नाम है हरमट्टन। और गिनी तट पर जो हरमट्टन पवन चलता है उसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। अरब रेगिस्तान में जो पवन चलता है उसको सीमुक पवन कहते हैं। नार्वेस्टर क्या है? न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन जो होता है, न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन, उसको नार्वेस्टर कहते हैं। लू क्या होता है? उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म पवन जो होता है वह लू कहलाता है। उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म पवन को लू कहते हैं। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी। ब्लैक रोलर एक तरह का धूल भरी आंधी है जो कि अमेरिका में बहती है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी कौन सा है? वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड का राजधानी है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाला एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन, जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। बिलजर्ड है। बिलजर्ड क्या है? बिलजर्ड बर्फ के कणों से युक्त झंझावत है। ब्लिजर्ड जो है वो बर्फ के कणों से युक्त झंझावत है। नार्वेस्टर्स क्या है? भारत में चलने वाली स्थानीय पवन। नार्वेस्टर्स है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन। नार्वेस्टर्स का अन्य नाम है काल वैसाखी। नार्वेस्टर्स का अन्य नाम है काल वैसाखी। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम शांत कटिबंध। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच निम्न वायु दाब का क्षेत्र जो है वह डोलड्रम या शांत कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। पृथ्वी पर घने वन जो है वो मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। उष्णकटिबंधीय वन, पृथ्वी पर घने वन जो मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वन विषुवत रेखा के पास। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ मिलते हैं? अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन जो है वो अमेजन बेसिन में मिलते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। शंकुधारी वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग, धरातल समतल या निम्न भूभाग क्या कहलाता है? मैदान। धरातल समतल या निम्न भूभाग जो है वो मैदान कहलाता है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? कार्स्ट मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान को कार्स्ट मैदान कहा जाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? हवा के कणों से निर्मित मैदान जो है वो लोएस मैदान कहते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान लोएस मैदान कहते हैं। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी की मध्य सतह से तो होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाएगा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग जो है वो उष्णकटिबंध कहलाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? उपोष्णकटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो स्थित क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? उपोष्णकटिबंध। उपोष्णकटिबंध। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो स्थित क्षेत्र होता है उसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है?
उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। यूरेशिया या यूरोप, एशिया यूरोप, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज। यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनको वेल्ड कहा जाता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। अर्जेंटीना के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है कौन सा? पंपास। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? कैंपास या कैंपोज। ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है वो क्या कहलाता है? कैंपास यानी कंपोज, कैंपास या कंपोज। सेल्वास घास के मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी में। सेल्वास घास के मैदान जो है वो पाया जाता है अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है क्या? वेनेजुएला का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है उसको लानोस कहते हैं। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है वह उसको लानोस कहते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। कोशिका क्रिया कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। केशिका क्रिया जो है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में यानी न्यून बलुई मिट्टी में। कोशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी यानी न्यून बलुई मिट्टी में। टेरा रोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी। टेरा रोसा क्या होता है? लाल चिकनी मिट्टी होता है टेरा रोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। टेरा रोसा का निर्माण चूना पत्थर से होता है। टेरा रोसा एक लाल चिकनी मिट्टी होती है जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। कोयला का निर्माण जो है वो अवसादी चट्टानों से होता है। कोयला के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट। कोयला के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट। कोयला के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट। बिटुमिनस या लिग्नाइट तथा पीट। बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट पीट कोयला तथा पीट कोयला, ये सब जो है वो कोयला के प्रकार हैं। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबसे बेहतर प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट। और सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है पिट। सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है पिट। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम जो है वो विक्टोरिया झील से होता है।
नील नदी का उपहार कहलाता है, नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? हांगहो नदी को। विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है हांगहो नदी को। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। पूर्व का मोती कहा जाता है किसको? श्रीलंका को। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा क्या है? म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी है। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। यांगून, यांगून इस म्यांमार में है। यांगून स्थित है इरावती नदी पर। यांगून म्यांमार में इरावती नदी पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? डैन्यूब। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डैन्यूब नदी। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड, वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड डैन्यूब नदी पर स्थित है। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड जो है वो डैन्यूब नदी पर स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी जो है वो गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस को तो फैशन की नगरी भी कहते हैं। पेरिस जो है वो स्थित है सीन नदी के तट पर। पेरिस स्थित है सीन नदी के तट पर। इटली की गंगा कहा जाता है किस नदी को? इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग कौन करता है? एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास जो है वो श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। जर्मनी का नगर वॉन स्थित है राइन नदी पर। जर्मनी का नगर जो है वो वॉन स्थित है राइन नदी पर। बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में है। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का बर्लिन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? स्प्रीन नदी के तट पर। थाईलैंड का बैंकॉक, बैंकॉक किस नदी के तट पर है? बैंकॉक जो है वो मेनाम नदी के तट पर स्थित है। मेनाम नदी। कंबोडिया का नाम पेन्ह, नाम पेन्ह जो है वो मेकांग नदी पर स्थित है। नाम पेन्ह मेकांग नदी। रोम नगर, इटली का रोम नगर जो है वो टाइबर नदी पर स्थित है। इटली का रोम नगर जो है वो टाइबर नदी पर स्थित है। मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सा नदी? तो दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? अफ्रीका महाद्वीप में ही बहने वाली कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है भारत की माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मरे डार्लिंग नदी बहती है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में। बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वो स्थित है बाल्टिस्तान में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में।
एमू और मोकबरा पक्षी है। एमू और कोकाबरा पक्षी है न्यूजीलैंड की। एमू और कोकाबरा पक्षी जो है वो न्यूजीलैंड की है। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं कहाँ? अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प, जो कि अफ्रीका के बेल्जियम में है। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। एबोर्जिन्स मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। एबोर्जिन्स मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहते हैं? माओरी। माओरी जो है वो मूल निवासी हैं न्यूजीलैंड के। मध्य एशिया के जो मूल निवासी होते हैं उनको क्या कहते हैं? खिरगिज। खिरगिज जो है वो मूल निवासी है कहाँ के? मध्य एशिया के। उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहते हैं। रेड इंडियन मूल निवासी हैं उत्तरी अमेरिका के। एनु जनजाति पाई जाती है कौन से देश में? एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। एनु जनजाति जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है क्या उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार पर? कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार पर। ब्राज़ील का कहवा बाग क्या कहलाता है? फजेंडा। ब्राज़ील का कहवा बाग जो है वो फजेंडा कहलाता है। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। ब्लैक हिल्स जो है वो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र कहाँ है? डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र जो है वो डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर कहाँ स्थित है? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। जॉर्डन एवं इजराइल के बीच मृत सागर है जो कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। हैम्बर्ग शहर जो है वो जर्मनी में स्थित है। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45। विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या है 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? रूर घाटी जो है वो जर्मनी में स्थित है। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। गर्म स्थल अल अजियाह। गर्म स्थल यानी अल अजियाह है लीबिया में। गर्म स्थल जो है वो अल अजियाह जो है वो क्या है? लीबिया में। पेंटागोनिया के पठार दक्षिण अमेरिका में है। पेंटागोनिया के पठार जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। लॉस एंजिल्स कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। लॉस एंजिल्स जो है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। पेंटागोनिया के पठार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। पेंटागोनिया के पठार हैं दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में है। मोनाको स्थित है कहाँ? मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य। मोनाको जो है वो स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य। डॉगर बैंक क्या है? डॉगर बैंक जो है वो उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। डॉगर बैंक क्या है? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डॉगर बैंक। ग्रैंड बैंक क्या है? ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर। ग्रैंड बैंक्स मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर। आइसोनिफ है क्या? आइसोनिफ क्या है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्र।
बर्फ गिरने के समान क्षेत्र आइसोनीफ कहलाता है। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के अपरदन से होता है। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के अपरदन से होता है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी कहाँ है? कनाडा की। विश्व में समुद्र तट की रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम अजरबैजान के लिए। बाकू जो है वो प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। बाकू है अजरबैजान में। यूरोप का भारत कहा जाता है किसको? इटली को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नगरों का नगर कहलाता है कौन? न्यूयॉर्क। नगरों का नगर जो है वो कहलाता है न्यूयॉर्क। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क।